हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो नाम में क्या है, नाम है इसका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चे कि वेरिएबल में का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, और वेरिएबल्स कितने हो, 2। तो 2 वेरिएबल हो और उनकी डिग्री कितनी हो बच्चे, 1। ठीक है, और पेयर में हो मींस कि 2 इक्वेशन हो हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ा था इतना हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका, ये था हमारा जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हियर एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इनका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो 10th क्लास में आया, 10th क्लास में क्या आ गया बच्चे, पेयर में आया। 10th क्लास में क्या है, पेयर में है, मींस की 2 इक्वेशन होगा, एक ये है एक और होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने इसको बोला ax by प्लस सी, और इसको भी ax by प्लस सी नहीं बोलते हैं, कुछ और नाम देते हैं। तो इसको बोल देते हैं a1 b1 और c1, इसको बोल देते हैं a2 b2 एंड c2। ठीक है, अब याद करो बच्चे, जब अपन सॉल्यूशन फाइंड करते थे 9th क्लास में, तो हिट एंड ट्रायल रहता था, मतलब कि कोई एक लेट कर लेते थे, x की वैल्यू y मिलता था, y की वैल्यू लेट करते थे, x मिलता था। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना था, एक ही इक्वेशन था। तो हमारे पास जितने अननोन क्वांटिटीज होते हैं, जितना वेरिएबल्स होता है, उतना ही इक्वेशन होगा, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ना, जितना इक्वेशन, सॉरी जितना वेरिएबल उतना ही इक्वेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। लाइक इस टाइप का कुछ होता है हमारे पास, इसमें एक ही वेरिएबल x, एक इक्वेशन है, तो हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाती है, इस टाइप से हम कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है लाइक इस टाइप का, और इसमें कह रहा है कि किसी एक की वैल्यू फाइंड करो, तो ये दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड होगा। ठीक है, तो इस टाइप वाले में क्या था हमारा, या तो हम x कुछ मन से लेते थे या y कुछ मन से ले लेते थे। लाइक x पुट कर दिया यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये 0 हो गया, तो क्या आया 7, y कितना आ गया 7/5। तो देखो ध्यान से, यहां पे 2 वेरिएबल है बट इक्वेशन एक है, तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू आसानी से फाइंड नहीं हो सकता। यहां पे क्या होगा, कोई एक वैल्यू गिवन होगा, तभी हम दूसरी बता सकते हैं। ठीक है ना, तो एक वैल्यू मन से पुट करते थे और दूसरा मिलता था, ये 9th क्लास में हमने कर लिया था। बट जैसे एक ही इक्वेशन और एक वेरिएबल है, तो हम आसानी से यहां पे वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 10th क्लास में क्या आएगा, पेयर आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस केस में क्या होगा कि अब हम आसानी से दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज कि हमारे पास 2 इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स होता है उसके लिए उतना इक्वेशन चाहिए होता है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाइक 3 वेरिएबल्स होगा तो 3 इक्वेशन अगर गिवन होगा तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल होगा, 4 इक्वेशन गिवन होगा तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात बेटे कि किस किस केस में इसका सॉल्यूशन फाइंड होगा, किस केस में नहीं होगा, किस केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये सारे देखने हैं। जैसे इसमें 9th में क्या था कि हम x या y की जितनी वैल्यू चाहे उतनी ले सकते थे। x अगर मान के चलो x इनफाइनाइट ले सकते हैं, y इनफाइनाइट मिलता है, y इनफाइनाइट ले सकते हैं, x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसमें हमने देखो, याद करो कि इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन होता था इस टाइप की इक्वेशन का। बट यहां पे अगर 2 इक्वेशन है और दोनों में कोई कॉमन बात करें, तो मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, या एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम इसको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कहानियां होती है, क्या क्या केसेस इसके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है बच्चे इनका रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो। एक्स का कोफिशिएंट पहले वाले में हमने a1 बोला है, सेकंड वाले में a2 बोला। ठीक है, y का कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2। ठीक है, ये क्या बताएगा, यहां से डिसाइड हो जाएगा कि इसमें x और y के वैल्यू निकल पाएगा। ठीक है,
निकलेगा तो कितना निकलेगा, एक सॉल्यूशन होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन मींस कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं कि x का दिख रहा ना, दोनों x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में जो इनका सॉल्यूशन होगा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, यहां पे लिख लो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मींस कि x एंड y की कोई एक ही वैल्यू होगी, ठीक है ना, x और y यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है। अगर इनकी ग्राफ बनाऊं मैं, ग्राफ हम बनाते थे, एक इक्वेशन रहता था, याद करो नाइन्थ में, तो इसमें क्या करना है बेटे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना। जैसे नाइन्थ में एक सिंगल इक्वेशन रहता था उसका ग्राफ बनाते थे, तो इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ सेम प्लेन पे बनाना है, ठीक है ना, दोनों का ग्राफ यहां पे एक ही प्लेन पे बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों का ग्राफ एक प्लेन पे बनाओगे तो दोनों का ग्राफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसको अभी लिखो, मैं फिर से बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है बच्चे, यहां तो हमने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर दी, यहां पे ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर दी। एक बात और करनी है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये कंसिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। सेकंड केस, अब देखो, ये तो हमारा इक्वल नहीं था तब की बात है। अब अगर मान लो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तब हमें क्या फाइंड करना होगा, C1/C2 का भी रेशियो फाइंड करना होगा। और अगर ये भी इक्वल हो गया बच्चे, तो उस केस में जो इसका जो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, ये दो इक्वेशन, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, इसीलिए हम इसको पेयर बोल रहे हैं, दो है, ठीक है ना। अब देखो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा। इट मींस कि जैसे मान लो एक हमारा, जैसे कि ये फर्स्ट केस का ग्राफ क्या था, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इसका ग्राफ था फर्स्ट वाले केस का जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, यहां लिखा था अपन ने इंटरसेक्ट हो रहा है। सेकंड केस में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ है, दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन पे आएगा। पहले वाले इक्वेशन का जो ग्राफ था, दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ उसी लाइन पे आएगा। इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट होगा। और ये भी क्या होगा, अगर इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। अब देखो ध्यान से, अब तीसरा क्या कहानी हो सकता है। पहले तो हमने देखा कि अगर ये इक्वल नहीं है तब तो ये कहानी बनी, इक्वल हो गया तब हमें क्या देखना है, C1/C2। और अगर ये भी इक्वल हो गया तो इस केस में सॉल्यूशन ये होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये तो इन दोनों केस में कंसिस्टेंसी ही होगी। अब देखो थर्ड केस क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चे, ये दोनों तो इक्वल था ही, इक्वल नहीं है तब तो ये कहानी है। अगर ये दोनों इक्वल है बट C1/C2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इसकी ग्राफ बनाए बच्चे तो ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा एक बार समझ लो, हमने तीनों केस का ग्राफ देखा। फर्स्ट केस का ये ग्राफ है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड और ये थर्ड। सेकंड केस का ये ग्राफ है और ये थर्ड केस का ग्राफ है। अब देखो ध्यान से, इससे एक बात समझो कि क्या है सॉल्यूशन की कहानी। फर्स्ट केस में इंटरसेक्ट हो गया, सेकंड में कोइंसिडेंट हो गया, थर्ड में पैरेलल हो गया। अब देखो हम दोनों के कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं ना बच्चे सॉल्यूशन, हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमने डिस्कस किया इसमें जनरली हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जिस हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, इन दोनों वेरिएबल का जनरली हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना। तो देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से जो कॉमन वैल्यू आएगी x और y की, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। बात समझो, दोनों को कंबाइन करके x y की वैल्यू बता रहे हैं ना।
तो दोनों को कंबाइन करके मींस कि दोनों में जो एक्स वाई की कॉमन वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन होगा। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं बच्चे? फर्स्ट केस में दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, बिकॉज कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करता है दो लाइन, तो कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं? ओनली वन। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में जब ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, इस केस में एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखो, सेकंड में हमने बोला कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब कि एक जो लाइन है दूसरी लाइन भी उसी पर आएगी। अब एक बात बताओ, एक लाइन के ऊपर एक लाइन और आ गया, तो अब इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए? इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों ऐसे टच करा, एक के ऊपर एक है, तो दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स आ गए? इनफाइनाइट, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होगा वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। थर्ड केस में देखो, थर्ड में क्या है बच्चों कि यहां पे ग्राफ पैरेलल हो जा रहा है, मतलब क्या कि इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें हम बात करें तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने इसीलिए इसमें क्या बोला है कि इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जाम में इससे भी आता है, इन सब से तो आता ही है, यूनिक से, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी आता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आता है, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग भी आता है। तो कंसिस्टेंसी सिंपल सा याद रखना, कंसिस्टेंसी का मीनिंग कि जिसमें सॉल्यूशन हो रहा है वो कंसिस्टेंट होता है। तो इन दोनों में सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें एक हो रहा है और इसमें इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और जिसमें नो सॉल्यूशन हो रहा है ये हमारा क्या है बच्चे? ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्वेश्चन बनते आया है और बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलो।